भाई की हाल हो की हाल है ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ है ठीक हो तुसी? ये आमिर भाई जो हमारे स्टूडियो इंजीनियर हैं, ये उनका कमाल है सारा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये साजिश है उसकी बल्कि आपके अगेंस्ट है। हाँ 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 बिल्कुल, आमिर भाई को भी तो क्रेडिट देना चाहिए ना। अच्छा अच्छा बिल्कुल ठीक। अच्छा जी दसे आप ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो पीटीआई के बड़े लॉयल बने हुए थे थोक के हिसाब से अब छोड़ के जा रहे हैं इनको, तो ये अब आप क्या इसके ऊपर कहते हैं कि भाई इन लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है कि अब उनमें से एक दो का तो मैंने सुना है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है, बाकी जो हैं वो पीएमएल क्यू के पास चले गए, जैसे वो वजाहत है चौधरी वजाहत जो है, तो ये क्या चल रहा है बताएं जरा। अच्छा, ये हमारा प्रोग्राम देखने और सुनने वाले जो लोग हैं ना, हमारे पास हर किस्म के लोग होते हैं। मुस्लिम लीग नून से भी कुछ लोगों का ताल्लुक होगा, कुछ दोस्तों का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक होगा और कुछ मेहरबानों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा, लेकिन ज्यादा तादाद में आम शरीफ शहरी भी होते हैं जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं होता। हमारी जो गुफ्तगू होती है उसमें गुफ्तगू करते हुए मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि हमसे ये तवक्को ना रखें कि हम किसी पार्टी के हक में या किसी पार्टी के खिलाफ बात करेंगे। हाँ, हम बातें करेंगे जो फैक्चुअल पोजीशन होगी, जो हकायक होंगे, हमारी नज़र में जो मौजूद दस्तयाब मालूमात होंगी और हमारी नज़र में उस पर जो तबसरा या उस पर जो एक राय बनती है, हम उस पर बात करेंगे। उसमें कुछ दोस्त नाराज़ होंगे, कुछ राज़ी होंगे, तो इसलिए तैयार रहा करें कि अगर इस लम्हे आपकी पार्टी के हक में बात हो रही है तो अगले लम्हे कोई पता नहीं 2-4 मिनट बाद उसके खिलाफ हो, और अगर 2 मिनट खिलाफ हो रही है आपकी पार्टी की तो सब्र करें, 2-4 मिनट बाद उसके हक में भी कोई बात होगी अगर आपकी पार्टी ने कोई अच्छा काम किया होगा। क्यों कि हमारे यहाँ जिस तरह पाकिस्तान में लोगों में टॉलरेंस नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी टॉलरेंस का लेवल बहुत कम है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन्हें हर जाविये से, हर एंगल से बात बताएं ताकि एक तो उन तक मालूमात पहुंच जाएं, दूसरा उनमें कुछ टॉलरेंस भी थोड़ी सी बन जाए, पैदा हो जाए, क्योंकि टॉलरेंस बहुत जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल आप शुरू में देखें ये फड्डा शुरू कहां से हुआ। इमरान खान जैसे भी थे, जिस तरह भी थे हुकूमत में, अगर टॉलरेट करते जरदारी साहब उस वक्त तो उन्हें 1.5 साल और टॉलरेट, 1.25 साल और कर लेते, जहां पहले 4 साल कर लिया था, 1.25 साल और कर लेते। लेकिन जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, मुझे दौर लग रहा है तो मैं जरा इसे धोबी पटड़ा दूं और इसे इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से उतारूं। उन्होंने उतार दिया। उसके बाद इमरान खान अगर सब्र कर लेते और इसे इस तरह ही तस्लीम कर लेते जिस तरह आज तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ ये विद इन हाउस मेरे तादी मेरे साथ नहीं रहे, तो नंबर्स गेम में मैं हार गया हूं, तो कोई बात नहीं, हार जाते हैं कभी कभी। आपका पहली इनिंग्स में स्कोर आपका अच्छा नहीं होता क्रिकेट में, लेकिन दूसरी इनिंग्स में आप कवर कर जाते हैं। कुछ टीमें तो फॉलो ऑन होने के बाद भी जीती हैं मैच, तो ऐसी बात नहीं है। इमरान खान को बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। अगर उस वक्त 155 MN लेके अपोजिशन में बैठ जाते इमरान खान, तो मैं दावे से कहता हूं कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर MKM ने शहबाज शरीफ साहब से नाराज होकर वापस इनके गले आ मिलना था और फिर भी तब्दीली के चांसेस थे, या उस वक्त ये इलेक्शन की तरफ चले जाते। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त बर्दाश्त नहीं किया। पहले जरदारी साहब ने बर्दाश्त नहीं किया, फिर इमरान खान साहब ने बर्दाश्त नहीं किया। बाद जहां अगर सुबह ज़िमनी इलेक्शन जीत रहे थे इमरान खान, तो उन्हें लगा कि ये तो पंजाब असेंबली भी इन्होंने ले ली है और ये पता नहीं क्या हो जाएगा इनकी पॉपुलैरिटी। फिर इमरान खान, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये क्यों इनकी पॉपुलैरिटी हो गया, और इमरान खान से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, अब मैं अगले 6 महीने साल पंजाब असेंबली और KPK में क्यों बैठूं, क्यों सिर्फ बैठा रहूं, मैं फेडरल में क्यों ना जाऊं। इमरान खान साहब उस वक्त बर्दाश्त कर जाते और पंजाब असेंबली में बैठे रहते, तो आज इनके पास पंजाब में भी इन्हें पंजाब पुलिस का खतरा ना होता और KPK में KPK पुलिस का भी खतरा ना होता। इमरान खान साहब से फिर बर्दाश्त नहीं हुआ और वो असेंबलियां तोड़ के बैठ गए। तो मसला ये है कि बर्दाश्त का मसला है हर जगह। अब इस वक्त जो उस दिन इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया, तो उन्होंने इनके PTI के वर्कर्स ने बर्दाश्त नहीं किया और वो बाहर निकल आए। और जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएं चीज़ें, तो फिर उसमें मुस्लिम लीग नून के आ जाएं, गुल्लू भट्ट आ जाएं, या इनके पिंडी बॉयज़ के लोग आ जाएं, एजेंसीज के बंदे आ जाएं, या कोई XYZ कोई किसी फॉरेन एलिमेंट आ जाए, किसी को क्या पता चलता है इतने बड़े मॉब में। जब आपने 10,000 अरेस्ट किए हुए हैं तो इसका मतलब है हज़ारों की तादाद में लोग घरों से बाहर निकले थे। उस वक्त फिर हमारी इनकी क़यादत जो थी, यास्मीन राशिद हों या XYZ, इन्हें चाहिए था कि ये लोगों को कंट्रोल करते और ये अंदाज़ा लगाते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कोर कमांडर के घर में पहुंच गए, जिस तरह भी पहुंचे उन्हें रास्ता दिया गया, जो कुछ भी हुआ वहां बर्दाश्त की कमी आई। तो हमारा मसला बर्दाश्त का है। अब आज जिस तरह हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह उन्होंने स्पीच की है, पहले सियालकोट में, बाद में 1-2 जगह पे, और अब जिस तरह वो तकरीम यौम शुहदा और इस तरह हार्ड लाइन लेके और इनके बंदों को तोड़ रहे हैं धड़ाधड़,
और इमरान खान ने उस पर बड़ा अच्छा तबसरा किया है। इमरान खान ने कहा है कि जबरी शादियां तो पाकिस्तान में सुनते थे, ये जबरी अलहदगियों का पहली दफा सुन रहे हैं। ये जो जबरी अलहदगियां हैं, इस पे सेनेटर हमदुल्ला जो पीडीएम के तर्जमान हैं, उन्होंने कहा है कि वो कहाँ गया कप्तान जो एक दिन में 3-3 विकेटें गिराता था। उनके तंज कर रहे थे कि जी विकेटें अब इनकी गिर रही हैं। हालांकि सेनेटर हमदुल्ला साहब को अगर बताया जाए तो वो इमरान खान जो कह रहा था वो विकेटें इस तरह गिर रही थी कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीते हुए लोग थे, जिनको जहांगीर तरीन जो उस वक्त पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल थे, अपने जहाज में चार्टर त्यारे में बिठा के हंसी खुशी उन्हें बनीगाला लेके आते थे और वो इनकी पीटीआई का गले में पट्टा डाल के तो पीटीआई ज्वाइन कर लेते थे। वो हंसी खुशी ज्वाइन कर रहे थे, वो हंसी खुशी विकेटें गिर रही थी। हंसी खुशी आप भी इनकी विकेटें गिराते हैं तो कोई एतराज ना होता। आप हंसी खुशी विकेटें नहीं गिरा रहे, आप गन पॉइंट पे विकेटें गिरा रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर शीरी मिजारी ने आके वजाहत की है और जिस तरह डॉक्टर शीरी मिजारी ने बताया है, उन्होंने बहुत मुख्तसर बात की है, लेकिन साफ जाहिर था कि ये उन्हें तयशुदा रिटर्न उन्होंने बताया था कि आपने ये बात करनी है, इससे ज्यादा बात नहीं करनी, और इससे ज्यादा बात करने की वो काबिल भी नहीं छोड़ा उन्हें। एक खातून जिसे 3 दफा हाई कोर्ट कहती है रिहा करो, इधर से वो रिहा होती है, उधर से फिर आप पकड़ लेते हैं, रिहा होती है फिर पकड़ लेते हैं, रिहा होती है फिर पकड़ लेते हैं, और अब चौथी दफा वो हैंड्स अप कर गई थी, क्योंकि उसके अभी 4-5 महीने पहले उसके हस्बैंड की डेथ हुई। अकेली औरत थी, बेटी की टेक केयर करने वाला कोई नहीं, बूढ़ी माँ है उसकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं, और आपने पता नहीं सिर्फ उसकी बेटी की रोने चीखने की वीडियोस नहीं दिखाई होंगी, पता नहीं आपने क्या कुछ उसे जो है अंदर फोर्स किया। तो उसके बाद अगर आप एक बंदे को इस तरह पार्टी से अलग कर रहे हैं तो अब्दुल्ला साहब ये विकेटें गिरना नहीं है, ये कुछ और है। इसी तरह कुछ लोग इमरान खान की, मेरे ख्याल में एक लिहाज से इमरान खान की पार्टी की सफाई भी हो रही है कि शीरी मजारी तो एक अच्छी खातून थी, उनके जाने का तो शीरी मजारी ने तो कहा है, उन्होंने कहा है कि मेरे पर्सनल रीजंस हैं और मैं तो वैसे एक्टिव पॉलिटिक्स से ही हट रही हूं बिल्कुल पीछे। हाँ वो, लेकिन ऐसे लोगों का तो पॉलिटिक्स से जाना या पार्टी से जाने का लोगों को अफसोस होगा, लेकिन फयाज चौहान जैसे कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन बदकलाम बदजबान और इस तरह की शोहरत रखने वाले थे। फयाज चौहान जैसे लोगों को पीटीआई के छोड़ने की वजह से लोग खुश होंगे कि हाँ ठीक है, अच्छा हुआ है ये बंदा चला गया है। इसी तरह जनूबी पंजाब से जो एक दिन में इन्होंने 13 MPAs का इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, वो 13 के 13 MPAs एक्स MPA और MPA के कैंडिडेट वो थे जिन्हें इमरान खान ने अभी टिकट जारी नहीं की थी। अब जिन लोगों को टिकट इमरान ने जारी नहीं की तो उन्होंने अगर एलानिया कह दिया कि हम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अदरवाइज उन्होंने इलेक्शन में भी जाके तो बैग स्टैपिंग करनी थी। अगर वो सामने होते और इलेक्शन में जाके अपने लोगों को कहते कि वोट पीटीआई को नहीं देना, नून लीग को देना है, वहां जाके वो अगर इमरान खान की या उसके कैंडिडेट्स की पीठ में छुरा घूमते तो वो नुकसान होता। तो इमरान खान के लिए तो ये बेहतर हो रहा है। इसी तरह और बहुत सारे लोग, फॉर एग्जांपल आमिर कियानी का नोन था, साबित हो गया था कि उसने जब वो वजारत सेहत में था मिनिस्टर, तो उसने दवाओं के मामले में कुछ गड़बड़ की थी और इमरान खान ने उसे सीट से हटाया ही इसीलिए था वजारत सेहत से कि उसने गड़बड़ की। इमरान खान की गलती है कि एक बंदा प्रूव हो गया कि ये गड़बड़ आदमी है तो उसको घर भेजो, चे जाए कि आपने उसे वहां से हटा के सेक्रेटरी जनरल बना दिया पार्टी का। और लोग, सेक्रेटरी जनरल जब था तब भी लोग उससे नाखुश थे। हमारे ओवरसीज चैप्टर कनाडा वाले पीटीआई वालों से पूछ लें, लोग आमिर कियानी से खुश नहीं थे। आमिर कियानी पे जाने पे लोग खुश हैं कि ठीक है। और आमिर कियानी साहब अनाउंस कर रहे हैं कि जी मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, एक दिन अनाउंस कहते हैं मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, अगले दिन अडयाला जेल में जाके 1 घंटा शाह महमूद कुरैशी की जाके मिन्नतें करते हैं और उसे बताते हैं कि जी पिंडी वालों ने जिन्होंने मुझे जो है राह रास्त, इन्वर्टेड कामाज में राह रास्त, कि जिन्होंने मुझे राह रास्त पे जो लेके आए हैं वो तुम्हारे बारे में क्या क्या ख्याल रखते हैं और क्या प्लान है और क्या एजेंडा है और हम नई पार्टी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और हमारी पार्टी के खिलाफ सख्ती हो रही है और आपका भी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको फलां फलां ओहदा जो है या आप नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये सारी ये काम गैर सियासी होने का नतीजा है। तो आमिर कियानी जैसे लोग जो आज ये काम कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं कि ये कब से चिमटे हुए हैं पीटीआई और इमरान खान को, और ये कब से वहां एजेंसीज को रिपोर्ट करते होंगे। तो इस तरह के लोगों का पीटीआई से चले जाना शायद इमरान खान के हक में होगा। और एक और बात कि इमरान खान जब 2001 में या उससे पहले उस 97 में, 2001 में, फिर 2002-08 जब पहले इलेक्शन लड़ता रहा, तो आपने देखा कि इमरान खान के पास ऐसे कैंडिडेट थे जो अननोन कैंडिडेट थे, आम शहरी थे जो पीटीआई में थे और टिकट लिया और खड़े हो गए। किसी ने 2000 लिए, किसी ने 5000 वोट लिए, किसी ने 10,000 वोट लिए। वो कैंडिडेट नए थे लेकिन वो इमरान खान के डाई हार्ड वर्कर थे और इमरान खान के एजेंडे के साथ चलने वाले लोग थे। बाद में ये इलेक्टेबल्स आ गए, ठीक है, एक इलेक्टेबल आता है, वो अपने साथ 10-15,000 20,000 वोट लेके आता है, ऊपर से उसे पार्टी का वोट मिल जाता है तो वो जीत जाते थे। ये तजर्बा इमरान खान का कामयाब रहा 2018 में, उसने इलेक्टेबल्स को लेके आया। 2013 में नहीं थे उस तरह इलेक्टेबल्स, 2018 का ये तजर्बा कर लिया इमरान ने।
हुकूमत में भी आ गया, लेकिन आज उसने देखा कि जो ही मुश्किल पड़ी इलेक्टेबल्स भाग उसे छोड़ के जानना शुरू हो गए। अच्छी बात है, इमरान खान से इलेक्टेबल्स भी जिन्होंने जाना है चले जाएं, जिन लोगों ने इमरान खान की बैक स्टैपिंग करनी थी वो भी चले जाएं, जिन लोगों ने मुखबरियां करनी थी एजेंसीज की वो भी चले जाएं। अब इमरान खान अगर ये इलेक्शन में जाते हैं तो इमरान खान को तो दुआएं मांगनी चाहिए कि इलेक्शन तक ये चले जाएं किसी तरीके से। अगर इलेक्शन में चले जाएं तो इमरान खान के पास एक दफा फिर वही पोजीशन होगी कि उसे नए लोगों को वोट टिकट देने होंगे, नए लोगों को सामना लाना होगा, और नए लोगों को जब लेके आएगा, अब इमरान खान का वो मसला नहीं है कि इलेक्टेबल्स 15-20 हजार वोट लेके आए। अब इमरान खान का वोट मौजूद है, अब उसे सिर्फ कैंडिडेट चाहिए। और अब इस तरह इलेक्टेबल्स या बड़े खानदान या बड़े लोग या फलां टिवाने फलां हर इलाके में एक बड़े वो बने हुए हैं, उन्हें आप कहें जागीरदार हैं, वडेरे हैं, सिरदार हैं, या किसी जत्थे के रहनुमा हैं, वो साइड पे हो जाएं तो अच्छी बात है। पीटीआई एक फ्रेश एक पार्टी लेके आएगा इमरान खान, उसे भी पता चल जाएगा मेरे एजेंडे पे और मेरे नाम पे और मेरी सोच और विजन और जो मैं तब्दीली का नारा लगाता हूं उस पर कितने लोग आते हैं, खड़े रहते हैं और किस तरह, और वो फिर ममनून भी होंगे। जिस तरह कासम सूरी ने आता, असद कैसर ने आता, मुराद सईद ने आता, ये वो लोग हैं जो आज तक इमरान खान के साथ खड़े हैं, और इस तरह के लोग, फरूख हबीब जैसे लोग आखिर दम तक खड़े रहेंगे, मुझे यकीन है। वैसे तो पता कोई नहीं है कि जिस दिन शीरी मजारी ने पीटीआई को छोड़ा उससे कोई 2-3 घंटे पहले इमरान खान ने कहा था कि शीरी मजारी नहीं छोड़ेंगी, तो वो तो जिसकी बात करते हैं आपके वो नहीं छोड़ेगा, अगले 2-4 घंटे में पता चलता है वो छोड़ चुका है। तो ये सिलसिला चलेगा, लेकिन इमरान खान को एक नई पार्टी मिल रही है, शायद ततहीर हो रही है, सफाई हो रही है इमरान खान की अपनी पार्टी की, तो शायद हर काम में कोई बेहतरी होती है। पीटीआई वाले शायद यही सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और पिंडी बॉयज ये सोच रहे हैं कि इमरान को कट टू साइज करना है, तो वो भी अपने एजेंडे पे ठीक है। अब उनकी भी तसल्ली हो जानी चाहिए कि उन्होंने काफी कट टू साइज कर लिया है, तो ठीक है। इमरान की अगर पॉपुलैरिटी, एक नया सर्वे कराएं उसमें अगर इमरान अंडर 50 आता है, 40% या 45% पे आता है, तो प्लीज गो एड विद द इलेक्शन, क्योंकि स्टैंड स्टिल तो आप ज्यादा अरसा चीजों को नहीं रख सकते। जी हाँ जी। अच्छा ये वैसे आपने अभी जो शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र किया, अभी तो आज एज ऑफ नाउ दैट वी आर टॉकिंग, अभी तक तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इमरान के साथ खड़ा हूँ, और इसी तरह जो चौधरी परवेज़ लाई और उनका बेटा मूनस जो है वो भी खड़े हुए हैं। हाँ वो जो है जो उनका था वजाहत जो था, हाँ वो अलहदा हो गया, दैट्स ऑल राइट एनीवेज, तो ऐसा है। अच्छा ये फयाज भाई बताएं कि देखें ना, ये जो अब नई बात शहबाज शरीफ साहब ने भी कही है और आसिम मुनीर साहब ने भी, क्योंकि ये स्टेट तो मिलिट्री नहीं चला रही, मिलिट्री स्टेट चला रही है, राइट, तो उन्होंने कहा है जी कि जिसने ये जो मेहम हुआ है May 9 का, उसको हम एंटी टेररिज्म जो एक्ट के अंडर एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में ट्राई करेंगे और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करेंगे। अच्छा आप चूंकि मेरे से ज़्यादा जानते हैं तो आप इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर को जिनसे जो थी उनसे भी मैंने एग्जैक्टली यही क्वेश्चन किया था कि देखें ना, एंटी टेररिज्म कोर्ट तो टेररिस्टों के लिए सेटअप की गई है ना, तो अब एक आदमी जिसका के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक जो है उसका बेसिक राइट है, द राइट टू रैली पीसफुली, उसको आप कैसे करेंगे अंडर टेररिज्म? और दूसरा ये है कि सिविलियंस जो हैं उनको आप मिलिट्री कोर्ट्स में कैसे ट्राई कर सकते हैं? ये तो देखें ना, इंटरनेशनल लॉ की भी तो ये आप जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो इस पे जरा आप डालें कि ये हाउ इज दैट पॉसिबल इवन, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स तो मिलिट्री के लिए है ना, सिविलियंस के लिए तो दूसरी कोर्ट्स हैं, तो आप सिविलियंस को कैसे ट्राई करेंगे मिलिट्री कोर्ट में या कि एटीजी में? वो अब्बास ताबिश का एक शेर है कि मुतमिन बैठे हुए हैं साहिब मसनद से कहो, मुतमिन बैठे हुए साहिब मसनद से कहो, कुछ नविश्ते सरे दीवार नहीं होते, नहीं भी होते। कुछ नविश्ते दीवार ऐसे होते हैं जो सरे दीवार नहीं होते, दीवार के पीछे होते हैं। ये जो मुतमिन बैठे हुए हैं ना कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, फलां भी कर लिया, फलां कर लिया, इन्हें अंदाजा नहीं है कि डे बाय डे, लम्हा बलम्हा ये जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं और फस्तायत की इंतहा कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये बात कहां पहुंचेगी? अब आप देखें CNN के साथ इमरान खान का जो इंटरव्यू था, इमरान खान ने तो जो कहा या जो उसने कहना था, नफीस ज़करिया का ये एक फिक्रा CNN से ऑन एयर जाना, क्या कम बेइज्जती है पाकिस्तान की? जब उसने कहा कि दुनिया में कंट्रीज होते हैं जिनके पास आर्मी होती है, पाकिस्तान में एक आर्मी है जिसके पास कंट्री है। यस एब्सोल्युटली। इससे ज्यादा बड़ा जो है हमारे मुंह पे कोई तमाचा और कोई हो नहीं सकता कि CNN जैसे एक दुनिया के नंबर 1 जिसकी ऑडियंस के हिसाब से या उसकी अपनी जो एक से है उसके हिसाब से दुनिया का नंबर 1 मीडिया आउटलेट समझा जाता है, वहां फरीद ज़करिया जैसा वेल रिप्यूटेड जर्नलिस्ट ये फिक्रा कह रहा है।
अब हमारी आर्मी के पल्ले और हमारे मुल्क के पल्ले क्या रह गया इसके बाद, और उसे पूरी दुनिया ने सुना और फिर बहुत सारे लोगों ने उसे एग्री किया कि हाँ फरीद ज़करिया ठीक बात कर रहा है कि पाकिस्तान के बारे में ऐसा ही कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक आर्मी है जिसके पास एक मुल्क है। अब फॉर एग्जांपल ये आर्मी एक्ट के तहत उन्हें करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान भर में जितने जर्नलिस्ट हैं, नॉन जर्नलिस्ट, उन सबको एक व्हाट्सएप मैसेज गया है अपना जिम्मेदारों की तरफ से, जिम्मेदार हों या पिंडी बॉयज हों या ISI हों, एक ही बात है, उनकी तरफ से एक मैसेज गया है कि आपने गुफ्तगू करते हुए आर्मी एक्ट नहीं कहना, आपने कहना है रेलिवेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अब आप रेलिवेंट एक्ट कहें, आर्मी एक्ट कहें या दहशतगर्दी एक्ट कहें, बात तो अल्टीमेट रिजल्ट की है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। हाँ, अगर आज भी आपने 10,000 PTI के लोग या आम शहरी आपने अरेस्ट किए हुए हैं 9 मई के वाक़े के तनाजुर में, बिल्कुल आपका हक बनता है। जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया गलत किया, जो कोर कमांडर के घर के अंदर दाखिल हुए उन्होंने गलत किया, जो बाहर खड़े होकर एहतजाज कर रहे थे उनकी अगर वीडियो में तस्वीर आई है तो उस पर आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उसे इस हद तक टार्चर करें। अब एक और लोग अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सलमान शाह लेकिन फयाज भाई मैं आपको जरा रोक रही हूँ, आप कह रहे हैं कि ठीक है जिन्होंने के ये सारी जगहों के ऊपर हमले किए, ठीक किया आपने उनको पकड़ा, लेकिन पकड़ने के लिए भी रूल्स है ना, पकड़ने के लिए आपको वारंट चाहिए। आप किसी के घर के अंदर बार्ज इन करके उनको उठा के नहीं लेकर आ सकते ना, यू नीड टू ब्रिंग अ वारंट ये कहने के लिए, और उसको बताएं तो सही कि भाई तुम्हारा कसूर क्या है, तुम्हारा क्या कसूर है, इस कसूर के लिए उठा रहे हैं। अगर ये इस तरह की हरकतें ना करें तो फरीद ज़करिया जैसे जर्नलिस्टों को ये कहने का फिर मौका नहीं मिलेगा ना। हाँ। पाकिस्तान में एक आर्मी है जिसके पास एक मुल्क है। हाँ। ये तो एक्चुअली उसकी बात को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, उसकी बात को कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ वाकई ऐसी बात है फरीद ज़करिया, तुमने गलत नहीं कहा, हम वी गोना प्रूव इट, हम प्रूव करेंगे कि ऐसा ही है। अब इसमें दहशतगर्दी का मामला इतना है कि जिस लम्हे आप PTI को खैराबाद कहते हैं, आप शीरी मजारी हैं, आप आमिर कियानी हैं, आप फयाज चौहान हैं, उस लम्हे द मोमेंट यू सेड आई एम नो मोर PTI, आप पे दहशतगर्दी के चार्ज भी खत्म हो गए, आपका एंटी टेररिस्ट को एक्ट भी खत्म हो गया, आर्मी एक्ट रेलिवेंट एक्ट के तहत आप पे कार्रवाई भी नहीं होगी, सारे मुकदमे भी खारिज हो जाएंगे, सब कुछ, आप नेक पाक हो गए, आप घर चले जाएं और अगले लम्हे आप मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लें, पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, ना करें, घर बैठ जाएं, इमरान खान के साथ नहीं चलना, PTI में नहीं रहना। बस ये एंटी एक्ट और एक तरफ का ये फैसला है, ये सिर्फ एंटी एक्ट, एंटी टेररिस्ट एक्ट और आर्मी एक्ट और रेलिवेंट एक्ट का चक्कर सिर्फ इतना है कि इमरान खान के साथ रहना है या नहीं रहना। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमदुल्ला जो असेंबली में सेनेट में कह रहे थे, उनका बयान बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने पहले बयान में तो ये कहा है ना कि वो किधर गया है विक्टिम गिराने वाला, दूसरा उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है जी कि वो किधर गए टक्कर वाले लोग जो कहते थे हम जो है आखिरी सांस तक लड़ेंगे, वो टक्कर वाले लोग किधर गए। हमदुल्ला साहब आपको शर्म आनी चाहिए, ये टक्कर वाले लोग फिक्रा मशहूर हुआ था इमरान रियाज की वजह से। इमरान रियाज स्पीच की थी इस्लामाबाद में, उसने कहा था कि आपको टक्कर के लोग मिले हैं, और इमरान रियाज वाज एक्चुअली फाइटिंग फॉर योर राइट्स, फॉर एवरी डेमोक्रेट्स राइट्स। जिन लोगों के मुंह में जबान है, जिनके दिमाग में कुछ सोच है, या वो वाकई जमहूरियत के नाम पे वोट लेके असेंबलियों में और सेनेट में बैठे हुए हैं, वो उनके लिए बोल रहा था, वो आपको तकवीयत देना चाहता था। किधर है आज? आप पूछना चाहते हैं टक्कर वाला लोग, टक्कर वाला बंदा किधर गया है? वो पिछले 8-9 दिन से गायब है, मिसिंग पर्सन की लिस्ट में चला गया है। उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब आज रिमार्क्स दे रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, ये बलूचिस्तान नहीं है, ये पंजाब है। जस्टिस अमीर भट्टी साहब, डायलॉग देने से, डायलॉग बाजी से तो नहीं होता। आपको मौला जट फिल्म के हीरो या हीरोइन नहीं, उसके हीरो या विलन नहीं है कि आप डायलॉग बाजी करें, आप बंदा बरामद करें। वो जर्नलिस्ट था। लेकिन पुलिस कह रही है ना फयाज भाई, पुलिस कह रही है कि हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि किस पुलिस के अंदर है। वो पुलिस कह रही है ना, पुलिस कह रही है कि हमें पता ही नहीं है कि वो किस जगह के ऊपर है, पुलिस भी ये कह रही है। तो अब इसका मतलब है वो मिसिंग पर्सन हुआ ना, लापता हो गया। कहां से लापता हुआ? उसे रिहा किया गया और अगले लम्हे उसे कुछ नकाबपोश बंदे उठा के ले गए, उसके बाद कोई पता नहीं है किधर है। और अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, और साथ ये एग्जांपल दे रहे हैं कि ये बलूचिस्तान नहीं है, पंजाब है। तो भाई खुदा के बंदे, बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। आप क्यों बलूचिस्तान की तरफ इस तरह इशारा करते हैं? आपकी पूछताछ होनी चाहिए कि आप बलूचिस्तान को इस तरह आइडेंटिफाई क्यों करते हैं कि बलूचिस्तान कोई, और अगर ऐसा हो रहा है बलूचिस्तान में तो वहां पे भी पूछेंगे भाई क्यों हो रहा है यहाँ पे भी ऐसे। बिल्कुल, आपको एग्जांपल ही नहीं देनी चाहिए। आप पंजाब की बात करें लेकिन आप बलूचिस्तान के साथ कभी भी उसको कंपैरिजन या उसके साथ वो पैरेलल लेके ना ले आए, इस तरह बात ना करें। बलूचिस्तान भी हमारा अपना सूबा है और पाकिस्तान है वो भी। टक्कर वाले लोग। तीसरी बात उन्होंने की कि वो जी शेख रशीद किसके साथ है, इमरान के साथ है या पाकिस्तान के साथ है? ये सेनेटर अब्दुल्ला साहब पूछ रहे हैं। इसका मतलब यह है
कि अगर आप इमरान खान के साथ हैं इसका मतलब आप पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, और अगर आप पाकिस्तान के साथ नहीं है इसका मतलब आप इमरान खान के साथ हैं। क्या कंपैरिजन है? यानी कि डायरेक्टली वो गद्दार कह रहे हैं उन सारों को कि भाई तुम अगर मुल्क के साथ नहीं हो तो इमरान खान वो बंदा है, इमरान खान वो बंदा है कि दुनिया में उसने रिकॉर्ड कायम किया है कि वो एक वक्त में 8 कौमी असेंबली के हलकों से MNA था, एक से पहले उसने हलफ नहीं लिया हुआ था और 7 बाद में वो जीत गया। एक बंदा दुनिया में आज तक नहीं हुआ कि किसी मुल्क में कोई बंदा 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी से बैक वक्त मेंबर कौमी असेंबली मुंतखब हुआ हो, और बाद जगहों पे तो उसने अपने मुखालिफिन की जमानतें तक जब्त करा दी हैं। आप उसको कह रहे हैं कि उसके साथ होने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं। शेख रशीद से पूछें जी वो इमरान के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं? आपको किसने सर्टिफिकेट, आपको किसने अथॉरिटी दी है कि आप सर्टिफिकेट जारी करें लोगों की पाकिस्तानियत के बारे में? और इमरान खान अभी डील कर ले पिंडी वालों के साथ, इलेक्शन कराए परसों, अगले दिन वो प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाएगा, फिर आप लोग किधर जाएंगे ये बयान देने वाले कि आप इमरान के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं? और दुनिया को आप क्या बताना चाहते हैं कि कल तक जो हमारा बंदा हमारा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था और जो अमेरिका के टक्कर लेके साथ रशिया गया था, और उसकी उस टक्कर को आज के वजीर खारजा बिलावल ओन भी कर रहे हैं कि हाँ वो हमारे हुकूमत पाकिस्तान का फैसला था, और आर्मी भी उस वक्त एक पेज पे थी। आप क्या समझते हैं कि हम इस तरह के लोगों को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं पाकिस्तान में, जिनके बारे में बाद में हम ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ हैं या इमरान के साथ हैं? आप क्यों अपने मुल्क को डिग्रेड से डिग्रेड तर करते जाते हैं? हमारे लोगों को एहसास ही नहीं है, सिर्फ अपनी नाक की खातर, अपने पेट की खातर, अपने इक्तदार और कुर्सी की खातर अंधे हो चुके हैं ये लोग, और इन्हें एहसास नहीं है कि आगे चल के इनके साथ होना क्या है। बड़ी ये अफसोसनाक सारी सूरत हाल है। फयाज भाई, मुझे इस वक्त ना एक, आपको अगर याद हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक किताब आई थी, उसके अंदर उन्होंने उस वक़्त, जिस वक़्त जिन्ना साहब कह रहे थे ना कि मैं पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ, उसी वक्त उन्होंने ये सारी चीज़ें लिख दी थी कि ये एक ऐसा मुल्क होएगा जिसमें मिलिट्री का जोर होएगा, और यहाँ पे सिर्फ जो अपॉर्चुनिस्ट होंगे वो फ़ायदा उठाएंगे, जिन गरीबों के लिए तुम ये मुल्क बनाना चाह रहे हो उनको ये फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये जो उन्होंने उस वक़्त प्रेडिक्शंस की थी, मुझे तो अब वही सारी चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ फयाज भाई, कि ये जिस तरह के बातें कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये डेमोक्रेसी है? क्योंकि इस वक्त तो बिल्कुल जिस तरह के बयान जनरल आसिम साहब भी दे रहे हैं, लग रहा है कि ये एक सॉफ्ट मार्शल लॉ है इस कंट्री के अंदर, और ये बिल्कुल पॉलिसीज जो नाज़ी जर्मनी की थी ये वो फॉलो कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? मैं फिर अपने सवाल का जवाब जो है एक शेर से शुरू करूंगा। अहमद मुश्ताक नाम के एक शायर हैं, बड़ा खूबसूरत शेर उन्होंने कहा है, पता चलेगा सफर में मेरी वहाबन को, पता चलेगा सफर में मेरी वहाबन को कि ये ट्रेन तो अजमेर जाने वाली है। कि वो कहते हैं कि मेरी अहलिया है या शरीक हयात है, वो वहाबन है, कि वो उसका बिलीफ नहीं है पीरों फकीरों का, तो वो ट्रेन में बैठ तो गई है, लेकिन इसे उस वक्त पता चलेगा कि जब ट्रेन चल पड़ेगी, तो इसे रास्ते में पता चलेगा कि ये ट्रेन तो अजमेर जाने वाली है। ये हमारे लोग जो इस वक्त बाछें खिला खिला के खुश हो रहे हैं ना कि इमरान खान की पार्टी को खत्म किया जा रहा है, उसके बंदे तोड़े जा रहे हैं, उसके लोगों से वो इतराफी बयानात दिलवाए जा रहे हैं, और इमरान के अब जो उसके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं, और उसके लोगों के खिलाफ भी केसेस बनाए जा रहे हैं, और बिल्कुल हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और अगले मरहले में अब उन्हें मशवरा ये दिया जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को नाअहल भी कर दे, तो अगला प्राइम मिनिस्टर जो मुस्लिम लीग नून से होना चाहिए, राना सनाउल्लाह जैसा सख्तगीर बंदा होना चाहिए, राना सनाउल्लाह साहब को ले आए। अब ये सख्ती 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 करते करते करते, और दूसरी तरफ जो स्टोरी की है अपने वाशिंगटन डीसी में बैठे हुए हैं शायद मुईद पीरजादा साहब, उन्होंने की है कि जी मुझे बाकायदा कंफर्म ज़राए से इतला मिली है कि पिंडी बॉयज़ ने ये प्लान किया हुआ है, हमारी एजेंसीज ने, पाकिस्तान की एजेंसीज ने ये प्लान किया हुआ है कि वज़ीर दाखिला के, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला को कत्ल कर दिया जाए और मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जाए। और ये बात फिर हामिद मीर ने डॉक्टर मुईद पीरजादा का इंटरव्यू चला के टीवी पे राना सनाउल्लाह को सामने बिठा के उनसे पूछा है कि हाँ जी आप बताएं ये क्या कहते हैं। तो राना सनाउल्लाह ने इनकार नहीं किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हाँ उन्होंने अगर बात की है, वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, उनके पास कोई इतलात होंगी तो मैं देखूंगा कि क्या है क्या नहीं, मैं अपनी इंतजाम करूंगा। अब बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि वजीर आजम आपका वो है जिस दिन उसने हलफ उठाया उस दिन वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसे आप डिस्चार्ज कर रहे हैं। आज 2 दिन पहले वो आशियाना स्कैंडल, हाउसिंग स्कीम का एक स्कैंडल था, बहुत बड़ा स्कैंडल था, उससे वो रिहा हो चुके हैं। और
जो उससे पहले हुदैबिया एक ओपन शट एंड केस था, हुदैबिया में उन्हें रिहा करने वाले जो चीफ जस्टिस उस वक्त के जज थे, वो आने वाले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो गए काजी ईसा साहब, वो उस केस में अब जो है उन्हें एक कमीशन बना के उस पर बिठा दिया गया, और प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कैबिनेट है, वो कमीशन बना रहे हैं कि जी ऑडियो वीडियो फोन कॉल्स जो है उस पर तहकीकात करें, और उन्हें चुन के 7 ऑडियो वीडियो कॉल्स दी गई हैं कि इन पे आपने काम करना है। वो 7 ऑडियो वीडियो वो हैं जो सारी इमरान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान से मुताल्लिक हैं। फॉर एग्जांपल, अब उसमें मजाक कैसा हो रहा है, उसमें एक ऑडियो कॉल इन्होंने उनको दी है तहकीकात के लिए, जिसमें कयूम सिद्दीकी हमारे एक रिपोर्टर हैं जंग जियो के सुप्रीम कोर्ट में, कयूम सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं ख्वाजा तारिक रहीम से, जो एक्स लॉ मिनिस्टर भी हैं और सीनियर कानूनदान हैं। अब हम सारे रिपोर्टिंग करते रहे हैं और कर रहे हैं, हम जब किसी इश्यू पे बात करनी होती है तो हम 2, 4, 6 वकीलों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं जी क्या हो रहा है, क्या होगा इस केस का, तो वो बताते हैं अपने इल्म के मुताबिक कि ये ऐसा होगा। अब तारिक रहीम साहब उसमें बता रहे हैं कि ये होगा, कल कोर्ट में ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अब उस बात को उन्होंने कहीं रिकॉर्ड करने वाले कोई थे, उन्होंने रिकॉर्ड करके उसे लीक कर दिया और कहा जी कि ये देखें ख्वाजा तारिक रहीम ने जिस तरह बताया इस तरह ही हुआ है, और ख्वाजा तारिक रहीम को पहले कैसे पता था, क्योंकि ये ख्वाजा तारिक रहीम की इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है। और ख्वाजा तारिक रहीम साहब की जो मिसेज हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सुसर से फोन पे कॉलें करती हैं, बातें करती हैं, और वो इमरान से हमदर्दी जाहिर करती हैं, तो ये हो रहा है। अब नवाज शरीफ साहब से आप पूछें तो वो कहते हैं मैं अपने बेटों का जिम्मेदार नहीं हूं कि उन्होंने इतनी दौलत कहां से कमाई, कैसे कमाई, और उन्होंने लंदन में जाके ये फ्लैट कैसे बना लिए अरबों रुपए के, क्यों कि वो अकल बालिग हैं, उनसे पूछे, मैं उनके किए का जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्योंकि प्रो इमरान खान लग रहे हैं आपको, और शायद लग रहा है कि उन्होंने एक फैसला उसके खिलाफ देने के बाद एक उसके हक में दिया, और शायद हतमी फैसला वो उसके हक में देने जा रहे हैं पंजाब में इलेक्शन कराने का, तो आप कहते हैं कि नहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तुम अपनी सास की गुफ्तगू के भी जिम्मेदार हो, जो कोई 80-90 साल की बुजुर्ग औरत है उसके जो ख्यालात हैं और उसने जो फोन कॉल की है उस पर भी तुम जिम्मेदार हो, उस पर आप तहकीकात कराना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये ख्वाजा तारिक रहीम और कयूम सिद्दीकी वाली जो बात थी, उस पर तो अगर हमारी कोई टेलीफोन कॉल यहाँ से भी अगर वो कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो या हमारा प्रोग्राम ही देख लें, तो मैंने जिस दिन ये कासम सूरी साहब ने असेंबली में रूलिंग दी थी उससे 2 दिन पहले मैंने बता दिया था कि कासम सूरी साहब जब इजलास शुरू होगा तो ये करेंगे, और एग्जैक्टली कासम सूरी साहब ने ऐसे ही किया, और मैंने ये बात उसमें प्रोग्राम में आने की थी। अब मेरी तहकीकात शुरू कर दें कि जी कनाडा में बैठे हुए फयाज मौलाना को कैसे पता चल गया था कि कासम सूरी ये करेगा, क्योंकि कासम सूरी का फयाज से रब्ता था, फयाज ने उसे बताया, फयाज को किसने बताया पता नहीं, फयाज कहां से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, आप शुरू कर दें तहकीकात। इस तरह तो अंदाजे होते हैं, अगर अंदाजा ठीक बैठ गया तो उसका मतलब ये तो नहीं हम कहीं से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं या वो हमसे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, तो आप इसमें पिट जाएंगे, वो चीफ जस्टिस के उसकी सुसर वाली कॉल में पिट जाएंगे। इसी तरह और जो कॉल्स भी वो पकड़ रहे हैं, कहीं किसी जगह उनकी स्टैंडिंग नहीं है। और पहला इजलास जो उसका हुआ है कमीशन का, उसकी अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूवल नहीं दी उस कमीशन की। अभी ये बात मुतनाज़े है कि चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर हुकूमत कोई कमीशन बना भी सकती है, जुडिशल कमीशन, या नहीं बना सकती। लेकिन फौरी तौर पर इन्होंने इजलास बुला लिया है काजी ईसा साहब ने, और इजलास में उन्होंने जो बुनियादी नुकता था, उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये फोन कॉल्स आ कहां से रही हैं, सोर्स कौन है, इन्हें रिकॉर्ड कौन कर रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग ही गैर ममनू है पाकिस्तान में, इलीगल है किसी की कॉल रिकॉर्ड करना। सारी दुनिया में है फयाज भाई, सारी दुनिया में ये प्राइवेसी लॉज के अगेंस्ट है, प्राइवेसी लॉज के अगेंस्ट है, किसी की मर्जी के बगैर आप उसकी नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग। बिल्कुल, तो उन्हें पहली बात ये पूछनी चाहिए थी, लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने नहीं पूछी। और काजी फायज ईसा साहब वो हैं कि वो आज अगर जजेस को आप कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं, 2-4 दिन पहले, कुछ दिन पहले आपको इन्हीं जजेस ने रेस्क्यू किया था, जब आपकी मिसेज काजी फायज ईसा की मिसेज सरीना ईसा ने कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि जनाब जज साहब मैं हिसाब दे दूंगी अपने पैसों का और अपने लंदन में खरीदे हुए फ्लैट का। लेकिन कल आप सबको भी उन्होंने इशारा करके जजेस को कहा था आपको भी अब जवाब देना पड़ेगा अपनी जायदाद का और अपने पैसों का और मालियत का। उसके बाद जजेस ने वहां से वो बैकफुट पे गए और उन्होंने केस खत्म कर दिया। काजी फायज ईसा साहब अगर इस तरह पंडोरा बॉक्स खोलेंगे तो क्या सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सुसर ही जबान रखती हैं और वही टेलीफोन कॉल्स करती हैं, और जजेस के जितने अजीजो अकारब हैं वो सब के फोन बंद हैं या उनकी जबानें बंद हैं? फैमिलीज तो बातें करती हैं। और स्पेशली पाकिस्तान में जब एक मामला इतना ज्यादा एक चल रहा है, सुबह दोपहर शाम आपने कौम को एक बुखार में, एक हिस्टीरिया में मुब्तला कर दिया है। असेंबली टूट रही है, असेंबली बहाल हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इमरान अरेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, फलां को इधर पकड़ लिया, फलां को उधर पकड़ लिया, फलां पार्टी छोड़ गया, फलां पार्टी में आ गया।
आपने एक हिस्टेरिया में मुब्तला कर दिया, पूरी कौम को ज़हनी मरीज बना दिया आपने, और उसके बाद आप फिर उनकी टेलीफोन कॉल्स भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब वो टेलीफोन भी ना करें, बात भी ना करें, किधर जाएं? अब ये जो सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं, इनको एहसास नहीं है कि हमारे जो चीफ आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, क्योंकि उनकी फुटिंग्स तो अपनी इदारे के अंदर उनकी कमजोर थी, उन्हें मजबूत करने का ये मौका मिला। 9 मई के बाद आप देखें वो एक्टिव हो गए, उन्होंने इधर उधर अपनी सारी टीम को यूनाइट कर लिया और वो एक्टिवली उन्होंने अटैक कर दिया पीटीआई के प्रोटेस्टर्स पे या उन लोगों पे जो प्रोटेस्ट किए जिन्होंने 9 मई पे, उन्हें अपनी आर्मी को इकट्ठा करने का मौका मिला। इसी तरह अगर ये हमारी जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद लोग जो हैं, ये इसी तरह एक दूसरे के गले दस्तों गले बांध रहे तो और ये लड़ाई बढ़ाते बढ़ाते उस नहज पर पहुंच गए, तो ये ट्रेन यकीन माने ये अजमेर शरीफ जाके रुकेगी। इन्हें तब पता चलेगा इनको कि ये तो हमारे साथ हाथ हो गया है, ना असेंबली रही है, ना पार्लियामेंट रही है, ना वजीर आजम रहा है, ना सदर रहा है। बूट आ जाएंगे तो फिर से, अस्सलाम बूट आ वालेकुम जाएंगे। अजीज हम वतनों, खुद आ गए हैं पिंडी वाले। बिल्कुल बूट आ जाएंगे, बिल्कुल वही मैं आपसे पूछ रही थी कि ये तो ऑलरेडी सॉफ्ट मार्शल लॉ लग रहा है मुल्क के अंदर, और ये वही हरकतें हैं जो कि जिस वक्त 1933 में हिटलर ने वो जो रिस्ट एक्ट की जो बिल्डिंग जला के और फिर आने की सारी वो जो प्लानिंग की थी और फिर आए थे उसके वक्त, तो वो ये वही बिल्कुल सीन्स जो हैं वो इधर पता चल रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत फ़नी किस्म की FIA ने एक वो लेकर आए हैं कि जो ओवरसीज़ भी जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, यानी कि जो पाकिस्तानी मुल्क में हैं ही नहीं, और उनके बारे में हमें पता चलेगा कि उन्होंने स्टेट के बारे में कोई बात की है तो उनके खिलाफ आप एक्शन लेंगे। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही फयाज भाई कि ये कैसे एक्शन लेंगे हम, यानी कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जब हम पाकिस्तान में पहुंचेंगे ऑलरेडी क्या इन्होंने हमारी रिकॉर्डिंग्स की होंगी या हमारे बारे में जानेंगे, और हम बेशक पाकिस्तानी हैं लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल अस वी आर नाउ कैनेडियन नेशनल्स आल्सो, तो ये कैसे पकड़ सकते हैं उन पाकिस्तानियों को? और आपको क्या लगता है कि क्या वो जो अब अमेरिकन नेशनल, ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, कैनेडियन नेशनल्स हैं, उनको उनकी गवर्नमेंट्स जो हैं वो बुरा नहीं इस चीज़ का मनाएंगी और वो इनके ऊपर वो नहीं करेंगी लान तान के भाई तुम हमारे अब सिटीजन्स को कैसे पकड़ रहे हो? ये ओरिजिन था इनका पाकिस्तानी, बट नाउ दे आर फॉर एग्जांपल अमेरिकन नेशनल और कैनेडियन नेशनल्स, तो उसमें वो कोई तफरीक नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है कि जब ट्रेन अजमेर शरीफ की तरफ चल पड़े तो फिर वो सोचती नहीं है कि इसके नीचे कौन आ रहा है, इसके आगे कौन आ रहा है, इसके पीछे कौन आ रहा है। खदीजा शाह जो सलमान शाह की बेटी हैं, वो अमेरिकन नेशनल है। हाँ। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से उन्हें जब लगा कि मेरे घर वालों को, बच्चों को, सबको तंग कर रहे हैं, उनकी ऑडियो वीडियो आना, उनकी ऑडियो मैसेजेस आए, आपने भी सुने होंगे, और खदीजा शाह को अरेस्ट कर लिया गया। अब उन्होंने खुद पेश अपने आप को किया या अरेस्ट किया? उससे पहले आप देखें हमारे यहाँ मैं अपने आप को खुद अरेस्ट अपना सरेंडर कर रही हूँ क्योंकि पिछले 5 दिनों से ये बेतहाशा हमें तंग कर रहे थे। अब खदीजा शाह अमेरिकन नेशनल हैं और खदीजा शाह जो हैं वो लाहौर में थी। अब तमाशा देखें कि लोग हमारे जाती स्कोर भी सेटल करते हैं। वो गुलबर्ग के एरिया में जहांगीर तरीन की बेटी महर तरीन के अपार्टमेंट में थी, ज़ाहिर वो फ्रेंड्स होंगी आपस में। अब खदीजा शाह इमरान खान की हिमायती हैं और उनकी बेस्ट फ्रेंड महर तरीन जो हैं जहांगीर तरीन की बेटी हैं जो इमरान खान के खिलाफ हैं। अब इन दोस्तियों को आप कैसे अलग कर सकते हैं? और वो पनाह ली हुई थी उनके अपार्टमेंट में, उसने उनको छुपाया हुआ था, वो उसकी महफूज तरीन जगह थी कि जहांगीर तरीन जो इमरान खान का मुखालिफ है उसकी बेटी के घर ही उसको महफूज तरीन जगह मिली छुपने के लिए। और वहां से एक मुखबरी किसने की? खदीजा शाह के हस्बैंड ने, कि जी वो फलान जगह जाके पकड़ लें। अब पता नहीं उनकी आपस में नाराजगी चल रही थी या क्या मामला था कि उसने अपना स्कोर वहां से उसको पकड़ के ले गए थे। उसने कहा कि मैं जेल में हूं तो ये घर में आराम से क्यों बैठे, इसको भी बुलाएं। वो वहां से निकल गई, उस वक्त वो नहीं पकड़ी गई, महर तरीन के अपार्टमेंट से नहीं पकड़ी गई, कहीं और से पकड़ी गई है या खुद पेश हुई है। लेकिन अमेरिकन नेशनल है, उसने बताया है, तो वो जाने से पहले उसने अमेरिकन एम्बेसी को भी कॉल की होगी, बताया होगा। और अमेरिकन तो अब देर नहीं लगाएंगे। इसी तरह अगर कैनेडियन या ऑस्ट्रेलियन या यूके के नेशनल अगर पाकिस्तान में इन 10,000 में जो एक गुज़श्ता 8-10 दिन में जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें से अगर होंगे तो लाजमन उनकी एम्बेसीज वहां पहुंचेंगी और पूछेंगी कि हमारे बंदों को क्यों पकड़ा हुआ है। क्योंकि ड्यूअल नेशनल है, वो यहाँ भी रह सकते हैं, वहां भी रह सकते हैं, आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। आपने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो एंटी स्टेट बातें करते हैं, एंटी स्टेट बातें ओवरसीज पाकिस्तानी को नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि मैं और आप तबसरा कर रहे हैं हालात पे, जो हालात हैं। हम कतन लोगों को ये नहीं उकसा रहे कि आप ये कर लें वो कर लें, लेकिन कुछ हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं और यूट्यूब चैनल्स पे अपनी रेटिंग के चक्कर में, डॉलरों के चक्कर में, या वैसे ही अपने आप को हीरोइज्म, क्योंकि जिंदगी में पहली दफा उन्हें कैमरा मिला, जिंदगी में पहली दफा उन्हें जो है इंपॉर्टेंस मिली,
तो उन्होंने इस हद तक वो क्रीज से बाहर निकल के खेलना शुरू कर दिया कि अब जब भी वो क्रीज पे आते हैं खेलने के लिए तो क्रीज के अंदर खड़े ही नहीं होते, वो खड़े ही बाहर होते हैं और बैट उनका हाथ में नीचे जमीन पे नहीं होता, हवा में होता है पहले ही, शायद अफरीदी की तरह। तो वो जो चौके छक्के लगा रहे हैं या उनके बारे में अहकामात हैं। हमारा अगर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी फोन कॉल सुन रहे हैं, बड़ी खुशी से सुने, रिकॉर्डिंग भी रखें, और इसमें अगर हम कोई गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल हमें बताएं। हम गलत बात नहीं करते, हम ये बताते हैं कि हो क्या रहा है, पिंडी में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, ऐसा करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या होगा। ये करेंगे क्या कि जो लोग क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं और स्टेट के खिलाफ बातें करते हैं, और मैं जब गौरव आर्या से भी आगे निकल जाते हैं, जो एक इंडियन नजाद है, उससे भी आगे निकल जाते हैं कुछ वक्त, ये जब पाकिस्तान जाएंगे तो इनके नाम ईसीएल में पहले से मौजूद होंगे, इन्हें पाकिस्तान में इंटर होने दिया जाएगा, उसके बाद निकलने नहीं दिया जाएगा। जब ये निकलना चाहेंगे या उससे पहले ही इन्हें अरेस्ट करके इनके खिलाफ केसेस दर्ज हो जाएंगे, और फिर इन्हें हुकूमत पाकिस्तान के कानून के तहत उसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इनके प्रोग्राम और इनकी गुफ्तगू पाकिस्तान में भी सुनी गई होगी और बहुत बड़ी तादाद में सुनी गई होगी। इन्हें जवाब देना पड़ेगा, क्यों कि इनकी जेब में पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड है, वही शनाख्ती कार्ड जिसकी धमकी मौलाना फजल रहमान साहब ने दी थी, और वो धमकी काम आ गई। मौलाना फजल रहमान साहब को नैब ने बुलाया था इस्लामाबाद, मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आप मुझे धमकियां देते हो, मेरी जेब में भी वही कौमी शनाख्ती कार्ड है जो आपकी जेब में है, और मैं नैब में आऊंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं जत्था लेके आऊंगा, मैं हजारों की तादाद में अपने वर्कर कारकुन और अपने मुरीद साथ लेके आऊंगा, अपने स्टूडेंट साथ लेके आऊंगा। अब नैब की मर्जी है कि वो मुझे बुलाना चाहता है कि नहीं। तो 2 दिन बाद नैब ने नोटिस, अपना तलबी का नोटिस वापस ले लिया था। हमारे नैब को, हमारे इदारों को, और हमारे जो लोग अपने आप को बहुत तगड़ा समझते हैं और कभी रेलिवेंट एक्ट की धमकी देते हैं और कभी उस एक्ट की और इस एक्ट की देते हैं, उनको ऐसे मौलाना फजल रहमान जैसे लोग जो है ना वो सूट करते हैं। मौलाना फजल रहमान अब भी मौजूद हैं, जो मुल्तान में उनकी जमीन के कब्जे का मसला था, उन्होंने वहां मदरसे की जमीन के कहते हैं कि कब्जा किया हुआ है, वो अभी तक वहां मौजूद है। उन पे जो इल्जाम है कि बन्नू के इलाके में उनके एक फ्रंट मैन थे मुफ्ती बरार, उनके जरिए उन्होंने 1000 कनाल जमीन पे, आर्मी की जमीन पे कब्जा किया, या दूसरी कोई देश शामिलात थी उस पर कब्जा किया, वो केस अभी का वहां है। मौलाना साहब ने जमीनें वापस तो नहीं की, ना मौलाना साहब के फ्रंट मैनों ने वापस की हैं। तो किधर गई नैब, किधर गया एहतसाब, और किधर गए वो सारे लोग। मसला यह है कि इन्हें हम जरूरत के वक्त इस्तेमाल करते हैं, और अफसोस से कहना पड़ता है कि हम में से हर कोई इस्तेमाल होता है, और यही शर्मनाक बात है। अब देखें वो पिंडी वाले साद रिजवी साहब, कल तक जब उनका मसला था तो वो फैजाबाद आके बैठ गए थे, अब फिर उन्हें कहा गया है, अब फिर वो एक रैली लेके चल पड़े हैं। बल्कि हमारा कोई दोस्त तो ये भी कह रहा था कि ये जो इस वक्त आर्मी के साथ इज़हारी यकजहती की रैलियां निकल रही हैं, ये जबरदस्ती की रैलियां जो हैं, दिलों में जो मोहब्बत है वो लोगों के दिलों में है। अब आप सिर्फ पैनाफ्लेक्स लगा के या पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के बड़ी बड़ी शहरों पे और ब्रिजेस पे आप ये बैनर लगाए कि पाक फौज को सलाम, तो जबरदस्ती की आप क्यों पाक फौज को सलाम कराना चाहते हैं? पाक फौज की एहतराम जो दिल में है वो मौजूद है, हर बंदे के दिल में है। आप फोकस करें उन चीजों पे जिनका आपने कल रोना रोया था सुप्रीम कोर्ट में आके कि हम तो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, हम इधर भी बिजी हैं, उधर भी बिजी हैं, फलां जगह भी बिजी हैं, फलां जगह भी बिजी हैं। लेकिन 4 दिन पहले जब इमरान खान को अरेस्ट करने का माहौल बना था तो उस वक्त तो केपीके में भी फौज तलब कर ली गई थी, पंजाब में भी तलब कर ली गई थी, इस्लामाबाद में भी तलब कर ली गई थी। इतनी ही फौज तलब करनी थी केपीके और पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए। इलेक्शन कराने के लिए आपके पास फौज नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि इमरान खान जीत जाएगा। वैसे आपको लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए फौज मौजूद है, सिर्फ 2 सूबों में नहीं, आप 4 सूबों में फौज भेज सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए और शहबाज शरीफ की हुकूमत बचाने के लिए। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब सुबह उठ के मेरे ख्याल में नाश्ता बाद में करते हैं, पहले सलूट मारते हैं। अभी उन्होंने ताज़ा तरीन बयान दिया है कि DGISI बेहतरीन काम कर रहे हैं। DGISI बेहतरीन काम कर रहे होंगे, लेकिन क्या DGISI अरशद शरीफ के कातलों तक पहुंच चुके हैं? क्या DGISI इमरान रियाज को बाजियाब करा सकते हैं? क्या DGISI ने जितने बंदे पकड़े हुए हैं अभी 9 मई के मामलात में, क्या वो सही पकड़े हुए हैं? और क्या DGISI जो PTI छोड़ता जाता है उसके ऊपर से बड़ी खूबसूरती से एंटी टेररिस्ट एक्ट हटाते जाते हैं? क्या ये खूबसूरती से काम कर रहे हैं? एक बंदा सुबह वो टेररिस्ट है, शाम को PTI छोड़ता है तो वो नेक पाक हो जाता है। ये सब अच्छा काम कर रहे हैं, ये बताना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब। अफसोस का मकाम है कि हमारा मुल्क एक मुकम्मल डार्कनेस की तरफ हम जा रहे हैं, और इंटरनेशनली जो हमारी इस वक्त जो भद उड़ाई जा रही है, जो हमारे साथ मजाक बन रहा है, आप इंडिया के चैनल खोल के देख लें, उनको तो मौका चाहिए था कि पाकिस्तान को अंदर से टूटता फूटता, आपस में लड़ाई लड़ता झगड़ता, कमजोर होता देखने के लिए, और हम कोई इसमें कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं छोड़ रहे कि हम वाकई अंदर से एक दूसरे के दस्तों गिरबान हैं। हम में से यूनिटी की, इत्तेहाद की, इत्तफाक की कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है।
लेकिन हमारे ये जो इदारे हैं वो ये गौर नहीं करते कि आज जब इमरान खान को नैब के सामने इस्लामाबाद नैब के ऑफिस पेश किया गया, तो वहां नैब के ऑफिस के बाहर वहां साथ कोई प्राइवेट स्कूल था, शायद IMCB था या कौन सा था, बच्चों ने अच्छे ड्रेसेस पहने हुए थे, यूनिफॉर्म पहने हुए थे, बाकायदा ब्लू कलर की शर्ट थी उनकी, ग्रे ट्राउजर्स थे उनके, और टाइयां लगाई हुई थी बच्चे, और बच्चे थे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड और 5th ग्रेड, इससे बड़े बच्चे नहीं थे, मतलब वो बच्चे होंगे 8 9 10 साल के बच्चे होंगे उस एज के, और वो बच्चे नारे लगा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ गाड़ी देखी, एक चमचमाती गाड़ी वहां से गुजरी तो उन्होंने समझा इमरान खान है, तो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, इमरान खान जिंदाबाद। अब वो 8-10 साल के बच्चे के अंदर से, जिसके पीछे ना उनके पेरेंट्स उनसे नारे लगवा रहे हैं, ना उनका कोई साथ टीचर था, ना वहां कोई और PTI का पॉलिटिकल लीडर था या वर्कर था जिसने उन्हें कहा, अचानक उन्होंने गाड़ी देखी और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, इमरान खान जिंदाबाद। अब ये उन बच्चों के दिल दिमाग और जहनों से ये बात कैसे निकालेंगे कि इमरान खान उनके लिए जिंदाबाद है? आप इस बात पे तवज्जो करने की बजाय अब ये क्या करेंगे, फुटेज लेंगे, उस स्कूल पहुंचेंगे, उन बच्चों के नाम लेंगे, फिर उनके पेरेंट्स तक पहुंचेंगे और फिर उनके पेरेंट्स के खिलाफ सख्ती शुरू कर देंगे। ये तमाम नहीं करेंगे कि एक बंदा जो इतना पॉपुलर है, ये तो एक एसेट है। आप तुर्की में जाके लोगों से पूछ लें, आप इंडिया के मुसलमानों से पूछ लें, आप बांग्लादेश से पूछ लें, बांग्लादेश के मुसलमान इमरान खान को हीरो समझते हैं। मिडिल ईस्ट में जहाँ पे लोग जो हैं जो इसको वर्शिप करते हैं, बिल्कुल लोग कहते हैं कि ये वो बंदा था जिसने फलस्तीन की बात की, ये वो बंदा था जिसने इस्लामोफोबिक के खिलाफ बात की, ये वो बंदा था जिसने नामूस रिसालत की बात की। पहली दफा किसी बंदे ने खुल के इन अक़वाम आलम की आंखों में आंखें डाल के बात की थी, पाकिस्तान इस्लाम की और नामूस रिसालत की। वो हीरो है उनके लिए। हमारे पास वो एसेट मौजूद है कि जो इन 10-10 साल के बच्चों के दिल में दिमाग में रच बस चुका है। आप उस एसेट को इस्तेमाल करें, उसमें खामियां होंगी, कमजोरियां होंगी, कमियां होंगी, वो खामियां कमियां कमजोरियां उसके साथ बैठ के वो निकालें, खामियां कमियां कमजोरियां उसकी निकालें और उसे कहें कि भाई तुम हमारा एसेट हो, हम तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं बतौर एसेट। क्यों नहीं वो इस्तेमाल हो सकता बतौर एसेट? 4 साल वो प्राइम मिनिस्टर रह सकता है आपका, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात का हेड सरबराह रह सकता है, लेकिन सिर्फ आपकी जाती अना है, आपका जाती आपका मसला बना हुआ है। ये जातियात से निकलें, कोई इज्तिमाई बात करें, मुल्क की बात करें, कौम की बात करें, फ्यूचर की बात करें। ये बंदा इस पूरी कौम को यूनाइट कर सकता है, ये बंदा इस पूरी कौम को बहुत आगे लेके जा सकता है। लेकिन उसी वक्त होगा जब हम अपने जाती इख्तलाफात भूलेंगे, और जाती इख्तलाफात हम कब्र तक ना भूलने वाली कौम है, हम नहीं भूलते। ये इंतहाई अफसोसनाक पहलू है हमारा। जी तो ये बस फयाज भाई थैंक यू वेरी मच, आपके साथ बड़ा मज़ा आता है बात कर, लगता है दिल चाहता है आपसे सुनते रहें। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब की क्या बात करें। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के बारे में तो जनरल करामत थे जिन्होंने जाके रिपोर्ट देनी थी ज़ियाउल हक साहब को, तो वो जो रिपोर्ट दी थी वो तो आपको और मुझे पता ही है। अब जिनको नहीं पता है तो उन नादानों को हम क्या कर सकते। जनरल करामत ही थे ना जिनको कहा था ज़ियाउल हक ने कि पूछ के आओ ज़रा ये इनसे कि ये कितने पानी में है ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। अच्छा, ये मैं एक और बात यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। जनरल करामत थे कि कौन थे ये? जनरल करामत थे। मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ यहाँ कि ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि शायद हम इमरान खान की मोहब्बत में ऐसी बात कर रहे हैं, यकीन माने हमें इमरान खान से कोई मोहब्बत नहीं है। सिर्फ इतनी मोहब्बत है कि वो पाकिस्तान की बात कर रहा है और इस वक्त पाकिस्तानी कौम उसके पीछे चलने के लिए तैयार है। मैं कहता हूं जब कौम किसी के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए तो उसे मान लेना चाहिए अपना लीडर और उससे काम लेना चाहिए। क्यों कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, मेरी और आपकी आम आदमियों की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा तो हमारी जिंदगियों में फर्क पड़ेगा। और अगर कौम किसी एक नुक्ते पे बहसियत मजमूई इकट्ठी हो रही है तो वाई नॉट। आपको याद होगा ज़ियाउल हक दौर में ज़ियाउल हक ने वहां से अपना बलोच इंसर्जेंट्स को बाकायदा जहाज भेज के रशिया से वापस बुलवाया था और उन्हें आम माफी दी थी। फिर अल तंजीम, हमारी अल जुल्फकार तंजीम बनी थी मीर मुर्तजा भुट्टो की, उसे भी आम माफी दी गई थी और उसने तो त्यारा भी अगवा किया था और पता नहीं क्या कुछ नहीं किया था। और वो अभी हमारे प्रोग्राम में इतराफ करके गए औरंगजेब जफर खान साहब कि हमें फॉरेन फंडिंग थी, हमें कर्नल कजाफी और हाफिज असद जो है हमें फंडिंग करते थे। उन्होंने अल जुल्फकार तंजीम भी, उसे आपने माफी दी, उसके बंदों को आपने माफी दी। उसे MPA मेंबर प्रोविंशियल असेंबली सिंध असेंबली का मेंबर था मीर मुर्तजा भुट्टो। फिर आपने मुस्तफा खर, आपको याद होगा मुस्तफा खर ने कहा था कि मैं इंडिया के टैंकों पे बैठ के आऊंगा। आपने उस मुस्तफा खर को भी माफी दी, वो अभी तक MNA था, अभी भी वो एक पॉलिटिकल पार्टी में है किसी में, गवर्नर भी रहा, चीफ मिनिस्टर भी रहा, सारा कुछ।
इमरान खान ने ऐसा कौन सा काम कर लिया है कि आपके लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है? क्या वो सिर्फ इसलिए कि वो कहता है कि एहतसाब होना चाहिए, और वो इसलिए कि वो करप्शन नहीं करने देता किसी को? वो कहता है लूटी हुई दौलत जो है वापस लेकर आओ मुल्क में। हाँ, लूटी हुई दौलत वापस लेके आओ या करप्शन ना करो आइंदा। कमर जावेद बाजवा के साथ अब तक की लड़ाई का जो फाइनल जो चीज अंदर से निकल रही है वो यही निकल रही है ना, कि वो फलां XYZ लोगों को फेवर देना चाहते थे कमर जावेद बाजवा साहब, इमरान खान नहीं दे रहे थे। इमरान खान ने करप्शन की बात की, इमरान खान कहता है उनके लिए करप्शन मसला ही नहीं था, क्योंकि उनके अपने मामलात बहुत लंबे चौड़े थे। उनकी अपनी बहू जो है एक दिन में वो 0 एसेट्स की मालिक होती है, 16 दिन बाद उसका निकाह होता है तो वो 16 अरब की एसेट्स की मालिक हो जाती है। इस पे क्वेश्चन उठाते हैं इमरान खान या इमरान खान के मानने वाले, उस पर एतराज हो जाता है बाजवा साहब को। और अभी तक मुझे तो लगता है बाजवा साहब की पॉलिसी चल रही है। मुझे ये भी लगता है कि हमारे मौजूदा आर्मी चीफ लिटरली सुबह दोपहर शाम बाजवा साहब से इंस्ट्रक्शंस लेके चल रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा लड़ाई जो आसिम मुनीर साहब जाहिर कर रहे हैं, इतनी लड़ाई थी नहीं इमरान खान के साथ उनकी लड़ाई तो इमरान खान की तो बाजवा के साथ थी, क्योंकि इमरान खान ने बाजवा के खिलाफ काफी बातें की हैं, और बाजवा साहब ने भी जितने इंटरव्यू किए हैं वो सारे इमरान खान के खिलाफ किए हैं। तो इसका मतलब है बाजवा साहब की लड़ाई कैरी ऑन कर रही है हमारी आर्मी और हमारे आर्मी चीफ साहब। उन्हें नहीं करना चाहिए था, उनके पास बड़ा अच्छा मौका था, वो फ्रेश स्टार्ट लेते, कहते कि जो कुछ आज से पहले हो चुका है उसको भूल जाएं, मैं फ्रेश स्टार्ट ले रहा हूं, मैं इस मुल्क को कौम को आगे लेके चलना चाहता हूं। और सुप्रीम कोर्ट वालों से भी अगर मशवरा करते तो वो उन्हें यही कहते कि इलेक्शन की तरफ चलें, फेडरल गवर्नमेंट को भी कहते इलेक्शन की तरफ चलें, और सदर साहब तो पहले ही इलेक्शन की बात करते हैं। तो उन्हें चाहिए था कि वो अपने आप को, अगर उन्होंने कहा था कि हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं, हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं, वो ए पॉलिटिकल रहते तो ठीक था। अब 9 मई का जो वाकया हुआ है उसका एक बहाना मिल गया है, और राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, गुलाम दस्तगीर, ख्वाजा आसिफ और आसिफ अली जरदारी, और इन सबको तो मौका चाहिए था, उन्हें वो मौके को बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। और इमरान खान अब बिल्कुल कॉर्नर हो चुके हैं। बेशक उनकी ग्राफ नीचे गया है, बेशक उनके वोट कम हुए होंगे, बेशक इलेक्टेबल्स उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, जाते रहें, इसके बावजूद इलेक्शन में जाएं, वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं लेते, ना लें, सादा अक्सरियत लेते हैं, ले लें, सादा अक्सरियत भी नहीं लेते, नवाज शरीफ तो नायल है, मरियम अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं इस पे भी कोई इतराज वाली बात नहीं है, बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इस पे भी कोई इतराज वाली बात नहीं है, लेकिन प्लीज इस ट्रेन को अजमेर शरीफ ना लेके जाएं, क्योंकि वहाबन का इतवार नहीं है उसमें। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच फयाज भाई। ये और भी बहुत सारे क्वेश्चन अब उन्होंने जन्म ले लिए थे आपकी बातों से, क्योंकि आज आपने जैसे कहा कि जनरल आसिम की तो कोई लड़ाई नहीं थी उसके साथ, इमरान खान के साथ, लेकिन आज वो जो फैसल वाडा ने जो बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया, उसने कहा जी कि ये जो कुछ भी है इमरान खान का किया हुआ है, और आसिम मुनीर को भी ये दीवार के साथ लगाना चाहते थे, बट वी विल टॉक अबाउट दिस सम अदर डे। इस वक्त जो है हम थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉमेंट्स, हम जरा एक टॉप ऑफ द आवर की तरफ चलेंगे, एंड वी विल टॉक टू यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू।